हाँ। दूसरी तरफ देखिए कला मंच जो यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, उस कला मंच के ये दो लड़के हैं, युवा लड़के हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। एक तो जो स्लोगन अलग अलग दिए जा रहे हैं वो है नेशन नीड्स अ मोदिफिकेशन, और उसके अलावा कला मंच के लड़के हैं जो कि सपोर्टर है नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के वर्कर नहीं है। नरेंद्र मोदी से उम्मीद है काशी की जनता को और आपको? जी जी, हमें एकदम उम्मीद है, काशी की जनता को उम्मीद है कि मोदी जी पीएम बनेंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। कला मंच से आप जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कलाकारों के लिए भी कुछ नरेंद्र मोदी करेंगे? जी एकदम एकदम, कलाकारों के लिए नरेंद्र मोदी जी करेंगे और कर भी रहे हैं। हम कलाकारों के लिए हम लोगों का आजीविका जो होता है वो कला ही है, और मोदी जी ने अभी से ही दिखा दिया कि वो क्या है। हम लोग पर डे आए दिन सुबह और शाम लोगों को बताते हैं कि क्या है मोदी और क्या है, और राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है हमारे देश का, ये सब करते हैं। जी जी। तो ये प्रसन्न जी जो कलर है वो है बनारस का, जो बनारस को अलग करता है बाकी जगहों। नहीं, ये लोग कैसे बताते हैं? क्या गीत गा के बताते हैं रीमा? इनके तरीके क्या है बताने के? गीत गाते हैं तो गीत गा के सुनाएं। तरीके आपके क्या है? कला से आप जुड़े हुए हैं, मंच से जुड़े हैं, किस तरह से आप लोगों को बताते हैं? क्या गाते हैं, नाटक करते हैं, जरा बताइए। जी जी, हम नाटक भी करते हैं और लोगों को गा के भी बताते हैं कि पीड़ित है भारत की जनता, अब उसका उद्धार चाहिए, देश जूझता महंगाई से, उसमें तुरंत सुधार चाहिए। एक लाइन और है, कहते लक्ष्य के साथी भैया, लौह पुरुष सरदार चाहिए, भ्रष्टाचार मिटाने को अब मोदी की हुंकार चाहिए। नारा खुद आप दे रहे हैं? जी हम दे रहे हैं, और हम अपनी तरफ से सभी दूसरे पार्टियों के लिए एक चीज बोलना चाहेंगे कि जिन्हें अंदाज नहीं है मौजों का वो बैठ किनारे देखेंगे, हम तूफानों से खेले हैं और अंगारों पे दौड़ेंगे। इस माध्यम से घाट पर जाते हैं ये लोग और जनता को बताते हैं कि किस तरह से जो मोदी सुनना चाहते हैं वो नारा ये लोग दे। नहीं रीमा, इनसे पूछिए, इन्हें पता है मोदी भी कवि है, उन्होंने भी गीत गाए हैं, वो भी कविता पाठ कर रहे थे, ये देश नहीं डिगने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। उनसे पूछिए जरा, इसे पता है उन्हें कि नहीं? मोदी के बारे में आपको ये पता है कि वो भी कवि रह चुके हैं, कविताएं लिखते हैं, कविताएं बोलते हैं, क्या कभी इस बारे में पता है कि कलाकारों से और कविताओं से जुड़े रहे? जी जी जी, एकदम वो कलाकारों का स्वागत करते हैं। वो हर साल गुजरात महोत्सव कराते हैं, और हमारी संस्था लक्ष्य नाट्य कला मंच इस बार अक्टूबर में गुजरात महोत्सव में जा रही है। हमारी टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, 34 घंटे लगातार, प्लस इंग्लैंड के रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ा गया है लगातार नाटक करके, श्री नागे नाटक मंडली। इसीलिए आपका दिल जुड़ा? जी 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 एकदम। अब रीमा एक बार जरा कैमरा खोल के दिखा दीजिए, आप जिस चौक पे खड़ी हैं वहां कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं या नहीं है, क्योंकि लोग देखना भी चाहते हैं। वहां से कारवां गुजर गया तो बचा कौन? देखिए बिल्कुल, अब लोग तो बहुत कम जुटे हुए हैं और ये लोग भी चाहते हैं कि इनका सिर्फ संदेश जाए, इसलिए लोग रुक रुक के देख रहे हैं। लेकिन पीछे हम आपको दिखाएंगे कि जो ट्रैफिक आज सुबह से बंद कर दिया गया था, जरा आप लोग थोड़ा देख लीजिए, जो ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, ये सड़क अब खुल चुकी है, बलदैया चौक ही खुल चुका है अब ट्रैफिक के लिए। पीछे फूल, जो कि 25 क्विंटल आज फूल का ऑर्डर था बीजेपी की तरफ से सड़कों के लिए और प्रतिमाओं को सजाने के लिए, वो फूल अभी दिख रहे हैं। तरह तरह से जो बीजेपी के कलर में जो बिल्डिंग्स को सजाया गया था वो सब दिख रही हैं, लेकिन सड़कों पर अब लोग नहीं है, क्योंकि जो हुजूम था वो नरेंद्र मोदी के साथ साथ ही चल निकला है और उन्हीं के साथ अभी आगे बढ़ रहा है। चलिए, उधर से कारवां गुजरा है, लेकिन कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और दर्शकों को बता दें कि ये मिंट चौक पर पहुंचने वाला है। अनूप, हमारी आवाज अब तक आ रही है? अच्छा, अनूप के पास पहुंचते हैं, लेकिन कचहरी में जहां पर सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता है, श्वेता आप वहां पर हैं, और दो जानकारी आप लगातार बोल रही हैं। आपने लगातार कहा यहां पे वकील नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी तो बार बार दिखाई देते हैं और इस दौर में टेलीविजन पे सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, तो उससे इतर भी लोग देखना चाहते हैं। प्रसून जी, यही तो होता है ना कि आप सिल्वर स्क्रीन पर किसी हीरो को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि अगर वो सामने आ जाए तो उसके लिए भीड़ क्यों उमड़ती है, कि सामने से कैसा दिखता है, जैसा टीवी पर देखता था क्या वैसा ही दिखता है। और यही जिज्ञासा है जो सारे वकील हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम सामने से एक नज़र देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे दिखते हैं, और सबसे करीबी वही देख पाएंगे, क्योंकि बाकी सबको तो बैरिकेड के पार छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये सब अपनी दफ्तर के जो कचहरी है उसके ग्रिल के ऊपर खड़े हो गए हैं ताकि वो बेहद नज़दीक से देख लें, और उस तरफ कोई रस्सी नहीं लगने वाली है। तो इसीलिए जितने भी लोग हैं प्रसून जी यहाँ पे,
वो सारे इसीलिए आए हैं कि एक बार सामने से देखें, साक्षात मोदी को देखना चाहते हैं। वो बहुत सारे उम्मीदवार जा रहे हैं प्रसून जी, और वो कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं, क्योंकि किसी के पास भी कोई झंडा नहीं है, कोई टोपी नहीं है भाजपा की, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ जाकर वो थोड़ा सा नामांकन के साथ साथ प्रचार भी कर दें। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर हर हर मोदी के नारे होने लगते हैं। वडोदरा चूंकि गुजरात में पड़ने की वजह से प्रसून जी शायद मोदी की बात ज्यादा सुनते हैं, वहां पर हर हर मोदी की जगह सब जन जन मोदी कहते हैं। लेकिन महादेव की नगरी ने हर हर महादेव के साथ हर हर मोदी का नारा छोड़ा नहीं है, चाहे पार्टी में किसी ने भी कुछ भी कह दिया हो। और कम से कम कचहरी के इर्द गिर्द ऐसी ही भीड़ नजर आती है। तो क्या यह माना जाए कि एक नेता की छवि एक हीरोइक छवि में बदल गई है और जनता उसे अब एक नायक के तौर पर देखने लगी है? और बनारस में लोगों का जमावड़ा, वकीलों तक का जमावड़ा इसलिए है कि वो मान रहे हैं कि किसी भी सिल्वर स्क्रीन के हीरो से कहीं ज़्यादा लोकप्रिय अंदाज में मोदी की पहचान हो चुकी है। शायद हाँ प्रसून जी, क्योंकि मुझे श्वेत पत्र के लिए मैं पिछले 4 दिन से अलग अलग गलियों में घूम रही हूँ यहाँ के। वहाँ लोगों से अगर बातचीत होती है, उनका विरोध भी है, मोदी के विरोधी भी बहुत सारे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल में उम्मीद तलाश रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो इस बात को लेकर है कि लोगों को लगता है कि एक छड़ी घुमाएंगे, पूरे देश की सारी समस्याएं दूर कर लेंगे। नरेंद्र मोदी के ऊपर आप इसे उम्मीद कहिए या फिर अगर उनकी अपनी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि मार्केटिंग अच्छी करते हैं, दोनों में से कोई भी बात हो, लेकिन अगर एक उम्मीद जग रही है, अगर लोग इस तरह से कौतूहल में, उत्सुकता में आ रहे हैं देखने के लिए कि भाई नरेंद्र मोदी सामने से कैसे दिखते हैं और कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास जो वो देश को बदल देंगे, तो ये भी उनकी उपलब्धियों में ही शामिल होगी। यकीनन हम लगातार देख रहे हैं कचहरी में धीरे धीरे। क्या कचहरी में क्या जानकारी आई है कि वो पहुंचने वाले हैं या अभी देरी है? प्रसून जी, 1 घंटे से हमें आधे घंटे कहा जा रहा है। तो अभी फिर जब मैंने यहाँ पे पुलिस वालों से पूछा है तो उन्होंने कहा है कि आधे घंटे में पहुंच जाना चाहिए। मिंट चौक ज़्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल चलकर भी वहाँ पर करीब 15 मिनट में पहुँच सकती हूँ। 10 से 15 मिनट अगर बहुत ज़्यादा भीड़ रहे तो आप गाड़ी के जरिए आएंगे। लेकिन क्योंकि लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आधा घंटा और, अब ये बताया जा रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। हम दर्शकों को 2-3 दृश्य और दिखलाते हैं किस तरीके से बनारस की गलियां, सड़क, जहां पर भी लोग निकल रहे थे वहां पर मौजूदगी, नारे गूंज रहे थे, केसरिया झंडा लहराया जा रहा है और नरेंद्र मोदी लगातार धीरे धीरे अपने उस रोड शो की दिशा को ले जा रहे हैं जहां पे उन्हें नामांकन दाखिल करना है। और इस नामांकन दाखिल करने की परिस्थिति में जो 3 प्रतिमाओं पर माल्यार्पण था, उसमें अब सिर्फ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा बची है जो कि मिंट रोड पे है, मिंट चौराहे पर कहिए, वहाँ पर से चौराहा सड़क बढ़ जाती है, वहाँ पर उनकी मौजूदगी है। लेकिन ये सारे संदेश जो निकल कर आ रहे हैं उसमें एक बात बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी की अपनी छवि इस दौर में जब राजनेताओं की छवि खत्म होते चली जा रही थी, ऐसे में नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बनी जो कि एक हीरोइक छवि के साथ है। अगर इसकी बात करें तो शुरुआती दौर में आप कह सकते हैं कि केजरीवाल को लेकर दिल्ली में ये बात सामने आ रही थी। अन्यथा देखिए तो कोई नेता इस दौर में नज़र ही नहीं आता है जिसको लेकर एक जिक्र हो कि लोगों में देखने की उत्सुकता और लालसा हो कि हम इस नेता को देखने के लिए सड़क पे भरी दोपहरी में खड़े हुए हैं, धक्के खा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये एक चेंज आया है क्या आपको लगता है अभय जी? क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वो चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो दूर की बात है, लेकिन ये गजब का प्रेम या गजब का आकर्षण नजर आ रहा है पहली बार। देखिए, पहले इंदिरा गांधी में ये क्षमता थी कि वो एक मंच से खड़े होकर पूरे राष्ट्र को संबोधित कर सकती थी। उसके बाद जयप्रकाश नारायण अपनी सन 42 की विरासत को लेकर आए, उन्होंने एक मंच से खड़े होकर पूरे राष्ट्र को संबोधित किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी में ये क्षमता थी कि वो आंध्र प्रदेश में भी उनके प्रति लोग अपने आकर्षण महसूस करते थे। भले ही भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक उपस्थिति दक्षिण भारत में ना हो, तब भी उनकी एक राष्ट्रीय छवि थी। उसके बाद से अब तक दरअसल कोई भी ऐसा नेता नहीं आया है जो एक मंच से खड़े होकर पूरे राष्ट्र को संबोधित कर सके। अब ये कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब देखा जाएगा ये कोशिश उनकी कितनी दूर तक जाती है। सब कुछ निर्भर करेगा कि उनके 16 मई को चुनावी नतीजे कितने आते हैं। उनका जादू चलता है या कोई नहीं, वैकल्पिक जादू घटित हो जाता है। हम देखिए इसके लिए इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा शख्स जो उस प्रदेश का नहीं है, एक ऐसा शख्स जिसकी पहचान 2002 को लेकर बार बार नेगेटिव एस्पेक्ट में बनाई गई है, एक ऐसा शख्स जो बीजेपी के नेताओं को हरा के बीजेपी के ऊपर छा गया है, एक ऐसा शख्स जिसके अगल बगल नेताओं की कतार में देखें तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि उसके औरे के साथ लेकर चल रहा हो। कोई है ही नहीं, वो ही खुद है। गुजरात में भी नहीं, ये बात थोड़ी सी चिंतनीय भी है
इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द जाने पहचाने चेहरों को नहीं देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, या कुछ और अन्य जाने पहचाने चेहरों को नहीं देख रहे हैं, जो हैं वो बिल्कुल छुटभइये किस्म के हैं, प्रबंधक किस्म के हैं, राजनीतिक प्रबंधक किस्म के हैं, उनकी अपनी कोई औकात और हैसियत नहीं है, ये स्थिति लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ और कल्याणकारी नहीं है। अगर आप अपनी पिछली पीढ़ी, नेताओं की पिछली पीढ़ी की विरासत को अपने कंधों पर लेके आगे बढ़ाने का दावा नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि आप बिल्कुल एक नई विरासत गढ़ेंगे। आप एक नई विरासत गढ़ने जा रहे हैं। अब ये बात जो है वो बहुत भविष्य के गर्भ में है। वो नई विरासत क्या होगी, वो कैसे होगी? क्या ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? मैं कहूँगा नहीं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की पीढ़ी ने जो विरासत बनाई थी उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं? मैं कहूँगा नहीं। ये गांधी नेहरू की विरासत भी नहीं है, ये कांग्रेस की विरासत भी नहीं है। तो ये एक बिल्कुल नई किस्म की, जैसे अभी रामकृपाल जी ने यहाँ पे कहा था कि मोदी एक नई चीज़ है, तो जो नई चीज़ क्या है? नई चीज़ ये है, वो एक नई विरासत बिल्कुल गढ़ेगा जो कि अभी तक परिभाषित नहीं है। हमें आगे जाके पता लगेगा कि वो क्या चीज़ होगी। ये जिक्र बार बार हुआ है कि नई चीज़ क्या है। ये जिक्र में हम लोगों ने प्रोडक्ट और मार्केटिंग का भी जिक्र किया था, हम अभी उस पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आलोक मेहता जी, ये जो ग्लैमर है, ये जो नेता का कद है, ये नेता के प्रति जो आकर्षण है, क्या ये गांधी परिवार के औरे को ख़त्म करने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है? क्योंकि इस औरे ने बार बार शहजादे और मैडम कह के गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा किया है। अभी तक औरा पूरे देश में गांधी परिवार का रहा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वह शख्स उसी गांधी परिवार को खारिज करके अपना औरा गढ़ रहा है। देखिए, ये संघ परिवार का औरा बढ़ा रहा है, मैं मानता हूँ। और इसलिए आप देखेंगे काशी को चुना इसलिए गया है, अयोध्या को नहीं चुना गया, काशी को चुना गया है। और निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से कांग्रेस सब तरफ धुलती हुई दिखाई दे रही है, अगले कुछ, और राहुल गांधी यदि खुद ही मानते रहे कि मैं 10 साल तक मुझे आना ही नहीं है, तो अब आप मान लीजिए कि वो नरेंद्र मोदी के लिए पूरा मैदान खाली कर दिया, जैसे कहते हैं ना, वाकओवर दे दिया है। और मोदी की छवि, और मैं अभय जी से सहमत हूँ, जो इंदिरा गांधी वाला जो स्टाइल था, कुछ हद तक उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वो जिस तरह से उनकी लोग, और आपने जिस जिक्र किया 1977 में इतने बड़े पराजय के बाद 1980 में आप देखेंगे, या उसके बाद 1985 में जब राजीव गांधी के साथ भी हमने देखा है किस तरह से भीड़ उमड़ती थी, उन्माद उत्साह दिखाई देता था। वो उत्साह उन्माद इस समय दिखाई दे रहा है। अपेक्षा बहुत ज़्यादा होगी, और ये जितना बड़ा औरा बनेगा उतनी ही ज़्यादा उम्मीदों को पूरा कर पाना कठिन होगा। इसलिए लोकतंत्र के लिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि कम से कम एक विकल्प दिखाई दे रहा है, और ये लग रहा है कि कम से कम कोई एक ऐसी उम्मीद की किरण लगती है कि जिसमें कुछ परिणाम सामने आएंगे। चाहे इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया हो या प्रीवी पर्स ख़त्म किया हो, 2 या 4 ऐसे कदम जो हिंदुत्ववादी से हट करके यदि मोदी ने उठा लिए, तो निश्चित रूप से वो इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखेंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ देंगे। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण तो वो किया था, वो इंदिरा गांधी का किया हुआ था, लेकिन पराजय बहुत सारी हुई कारगिल की तरह से। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी के लिए चुनौती होगी, पाकिस्तान भी, चीन भी, और सबसे ज़्यादा आर्थिक चुनौतियाँ उत्तर प्रदेश और बनारस से लेकर के और दूर दराज के पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक। जी जी, कुछ आप। मैं छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि गांधी परिवार का जो औरा है या उनका जो रुतबा है, वो केवल 2 शर्तों पर ख़त्म किया जा सकता है। पहली शर्त तो ये है कि उन्हें एक वोट खींचू नेता के तौर पर, वोटों को आकर्षित करने वाले नेता के तौर पर उनकी क्षमताएं शून्य हो जाएं, जो शायद इस चुनाव में काफ़ी कुछ ऐसा घटित हो सकता है कि वो गांधी परिवार कांग्रेस को वो वोट न दिला पाए जो हमेशा वो दिलाता रहा है। दूसरी ये, पराजय के बाद कांग्रेस की एकता को अक्षुण्ण रखने की उनकी जो शक्ति है, जिसको सीमेंटिंग फोर्स कहते हैं, वो सीमेंटिंग फोर्स उनकी नाकाम हो जाए। अगर ये दोनों बातें हो गई तो फिर गांधी परिवार, मुझे लगता है कि राजनीतिक बियाबान में चला जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है कि इसका मतलब एक ये है कि आने वाले वक्त में 2014 के चुनाव परिणाम बहुत मायने रखेंगे। 2014 खासतौर से 16 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो न सिर्फ नई राजनीति गढ़ी जा सकती है, यह भी देखा जा सकता है कि जो भी इस देश में पिछले 20-30 वर्ष की राजनीति ने सहेजा है, चाहे वो छत्रपों का उदय हो, चाहे जातीय समीकरण की बात हो, चाहे गांधी परिवार को लेकर सवाल अनसुलझे रहे हों, उन सबको नए तरीके से परिभाषित करने की स्थिति आ सकती है क्या? रीमा, आप चूंकि लोगों के बीच में भी मौजूद हैं, लोगों के जहन में अब कोई सवाल नहीं बचता है वाजपेयी के लिए,
कोई उनके जहन में सवाल नहीं है गांधी परिवार के लिए। वो ये मान चुके हैं कि बस सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के आश्रय ही वो सब कुछ देखना चाह रहे हैं। जरा हो तो यह भी जरा पूछिएगा। बिल्कुल, देखिए लोगों से अगर बात करें तो चर्चा में अब गांधी परिवार तो हमें लगता है बनारस में तो है ही नहीं, क्योंकि बनारस में अगर चर्चा होती है अब अगर नरेंद्र मोदी के सामने किसी की तो वो अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल के बारे में लोग चर्चा करते हैं, दो गुट भी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद इसी बात पे बहस खत्म होती है कि नरेंद्र मोदी ही आगे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जरूर सपोर्टर्स क्योंकि है तो ये तो जाहिर तौर पर ये नरेंद्र मोदी के बारे में बात करेंगे, लेकिन गांधी परिवार क्यों इस पूरे हम देख रहे हैं बनारस में कोई गांधी परिवार से कोई सवाल नहीं पूछना चाहता? गांधी परिवार स्वयं ये स्वीकार कर चुका है कि हम संपूर्ण रूप से पूरे राष्ट्र से समाप्त होने की कगार पे हैं, इसलिए वो यहाँ कोई किसी भी प्रकार का जवाब देने के लिए आना ही नहीं चाहते हैं। और अगर मीडिया जवाब उनसे मांगने का प्रयास भी करती है तो वो किसी न किसी बहाने से कतरा जाते हैं। नहीं, लेकिन आप लोगों ने वोटिंग हुई नहीं है, पोलिंग के पहले ही, रिजल्ट से पहले ही आप लोग बिना किसी सवाल के, बिना किसी बात के मोदी को मान चुके हैं आप? बिल्कुल, मोदी ही, हम लोग युवा वर्ग हम यही मानते हैं कि मोदी ही केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश का विकास कर सकते हैं। कांग्रेस सरकार तो बिल्कुल फेल हो चुकी है, भ्रष्टाचार से लेकर बेरोजगारी में। हम युवाओं केवल उन्हीं से उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने देश ने, यहाँ तक कि विदेश में भी सारे देश के वासियों ने ये देखा है कि गुजरात में कितना अच्छा विकास हुआ है। हम लोगों को केवल अब भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद है कि वो हम लोगों को आगे लेके जाएगी और देश को। गुजरात मॉडल की जगह जगह नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं और यहाँ भी जब जो आज हम सुबह से दिखा रहे हैं कि जगह जगह जो होर्डिंग्स लगे हैं वो यही बता रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। काशी विद्यापीठ जो पीछे है उसकी बिल्डिंग ऊपर से जर्जर हो चुकी है, उसको मरम्मत की जरूरत है, जहाँ नरेंद्र मोदी ने लैंड किया था। और उसके बाहर बड़ा जो होर्डिंग लगा हुआ है नरेंद्र मोदी का, वो यही बता रहा है अच्छे दिन आने वाले हैं। तो जनता को यही संदेश देने की कोशिश इस बार बीजेपी ने की है और इसी वजह से जो मोदी में बीजेपी हो चुकी है उसने जनता पर असर डाला है। चलिए श्वेता, आपको नजर आ रहा है काफिला की नहीं? जी प्रसून जी, आपको याद होगा अमित शाह ने कहा था कि जब नामांकन दाखिल करेंगे जो मोदी की लहर है वो सुनामी बन जाएगी। यहाँ पर सुनामी से पहले थोड़ी सी आंधी सी आई और उसके बाद वहाँ से आवाजें शुरू हुई। हम बता दें कि यहाँ से पुलिस जो है अब जो कैमरे है वो एक तरफ करना शुरू कर दिया है उसने। जितने हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए जो तार बिछी होती हैं वो सारी चीज़ों को किनारे कर रहे हैं और वहाँ पर अब पुलिस बल पूरी तरीके से जा रहा है कि लोगों को हटाए और बिल्कुल कोना करने की यहाँ से भी कोशिश की जा रही है। हम अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाएंगे कि पुलिस वाले अब समझा रहे हैं कि वकील भी जो है वो यहाँ से हट जाएं ताकि कोई किसी तरह की बाधा न आए। जो बाहर की तरफ है जो सड़क कैमरे की पहुंच वहां तक नहीं होगी प्रसून जी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सड़क मुझे नजर आ रही है वहां पर गाड़ियों पर लहराती हुई बीजेपी के झंडे दिख रहे हैं। यानी कि जो काफिला का आगे का हिस्सा है, जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो आगे की ओर बढ़ आए हैं क्योंकि मोदी का अगला स्टॉप बस यहीं पर होने वाला है, जहां से फिर वो गाड़ी में आएंगे और यहाँ पर आकर, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ से वो पैदल हो जाएंगे अंदर जाने के लिए। तो आहट आ चुकी है, अब किसी भी वक्त वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। संबोधन कितना बड़ा होगा, क्या वो संबोधन करना चाहेंगे यहाँ पर पहुंच के या फिर रैलियों के लिए अपना वक्त बचाना चाहेंगे, वो बस देखना है। नहीं तो अब बस कुछ वक्त की बात रह गई है प्रसून। जो प्रस्तावक है उनके, उसमें कल रात तक एक चाय वाला भी था जो पप्पू चाय वाला है, आज वो नहीं है। कल रात फैसला लिया गया कि उसके बदले एक नाविक को रखा गया है। उधर बुनकर है, छन्नू लाल मिश्रा, ये सारी चीज़ें हैं, मदन मोहन मालवीय के परिवार के शख्स हैं। सवाल हमारा ये है कि वहाँ के लोगों की मौजूदगी या आप लगातार जो अपना कार्यक्रम कर रहे हो श्वेत पत्र, लोगों के जहन में क्या सवाल है कि मोदी की पहचान गुजरात से ही जुड़ी हुई है या नई पहचान बनारस से जुड़ जाएगी और मान रहे हैं कि वो बनारसी भी हो जाएंगे? कुछ ऐसा भाव है? प्रसून जी, वो तो कह रहे हैं कि वो बनारसी हैं, क्योंकि अब चाहे हमारे पास इस बात के सबूत हो या ना हो, बताया जा रहा है कि मोदी भी ये बातें अपनी जुबान से बताने वाले हैं कि एक तो अज्ञातवास के दौरान जब कोई नहीं जानता था कि मोदी कहाँ गए थे, उस वक्त कहा जा रहा है कि वो आकर यहाँ दशाश्वमेध घाट पर रहा करते थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में मोदी उनके साथ आया करते थे कई दफा बनारस, यहाँ की ठंडाई भी पीते थे, यहाँ के का पान भी खाते थे। तो लोग रिश्ता उससे भी जोड़ रहे हैं। और प्रसून जी, सिर्फ पप्पू चाय वाला नहीं था बल्कि केशव पान वाला भी था जो इसमें शामिल था और बहुत सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसके बाद 11 बजे उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, अलग अलग तबके होने चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। अगर
वडोदरा में चाय वाला था तो वो यहाँ नहीं चाहते थे, क्योंकि वो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व चाहते थे यहाँ पर। और जैसे वडोदरा में 2 थे सिर्फ आम जो जिन्होंने प्रस्तावना की थी, उस तरह की उनके यहाँ पर 4 के 4 वही रहेंगे और उसके अलावा मोदी जाएंगे, यानी कि पार्टी की तरफ से कोई ऐसा विशेष व्यक्ति नहीं जाएगा भीतर। तो ये सारी चीजें बहुत सोच विचार के बाद। और प्रसून जी, मैं बता दूं कि झंडे अब वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं बहुत बड़ी तादाद में, और अब बस मोदी की गाड़ी का वहां पर पहुंचने का इंतजार है कि नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच जाएं। और इसीलिए आपको जितने भी मीडिया के कैमरे भी नजर आएंगे, अब सबका रुख कुछ उसी तरफ हो गया है। नारे बहुत तेज हमारे कानों में आ रहे हैं, शायद अभी माइक नहीं कैच कर पा रहा हो इसे, लेकिन नारेबाजी बहुत तेज हो रही है अब, और अब स्पष्ट तौर पर सुनाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर बस किसी भी वक्त पहुंच गए, मुमकिन है पहुंच चुके हों, लेकिन चूंकि पुलिस की मौजूदगी वहां पर इतनी ज्यादा है, इसलिए सीधे सीधे तौर पर देख पाना मुश्किल है। प्रसून, यकीनन जो कैमरा है उस दृष्टि से हम भी देख पा रहे हैं कि केसरिया झंडा जो बीजेपी का अपना झंडा है वो लहरा रहा है, गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बनारस में बीते कई वर्षों से या कहें जब से चुनाव हुए हैं, इस तरीके की स्थिति बनारस ने श्वेता देखी नहीं है। पिछले चुनाव में तो बिल्कुल नहीं देखी, क्योंकि पिछले चुनाव में तो हम मौजूद थे, हमें इसलिए याद आता है। बड़ी ही खामोशी, बड़ी ही शांति से, उससे पहले भी कभी भी इस तरीके का नामांकन बनारस में लोगों ने देखा नहीं। और सामान्य तौर पर चुनाव में कूदने के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी भी इस तरीके से नहीं अपना जलवा दिखा पाए थे। मनमोहन सिंह तो मान लीजिए चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। तो ये एक मैसेज तो बड़ा ज़रूर है कि जिस तरीके से हम दर्शकों को बताएं कि वो चूँकि एक कचहरी का परिसर है जहाँ पे हमारी संवाददाता श्वेता है, और वहाँ से ये कैमरा हम देख पा रहे हैं कचहरी के बाहर। इसका मतलब एक ये हो रहा है कि दरअसल संबोधन जो है, अगर कुछ भी अपनी बात कहेंगे नरेंद्र मोदी तो नामांकन दाखिल करने के बाद वो लौटते समय कह सकते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से भी कोई अड़ंगा आए। चुनाव आयोग की नज़र बड़ी पैनी है, ज़्यादा संख्या में लोग नहीं होने चाहिए, कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी किस क्षेत्र में है, कोई का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इन सब को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी पैनी नज़र रखी है। इसीलिए कचहरी के क्षेत्र में और नामांकन करने के वडोदरा में भी नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल करने के बाद सिर्फ जिक्र किया था उन्होंने क्यों जो वहाँ का जो गायकवाड़ परिवार है उसके साथ जोड़ा, चाय वाले को जोड़ा, और एक आशीर्वाद मांगा था कि आप हमें जिता दीजिए। यहाँ पर वो क्या कहेंगे ये इंतजार करना होगा, लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद ही हो सकता है वो मीडिया को देखकर या मीडिया की मौजूदगी में, मीडिया हर जगह ही मौजूद है, चप्पे चप्पे पर मीडिया भी मौजूद है, हमारे रिपोर्टर भी लगातार मौजूद हैं। और अनुराग के पास चलते हैं, अनुराग उस भीड़ के भीतर मौजूद है। अनुराग, नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए बनारस में हैं और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले रोड शो की शक्ल में कचहरी तक पूरा जुलूस जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके का समर्थन नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। हजारों की तादाद में अपने समर्थकों के साथ खुले वाहन पर सवार नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, सभी लोगों को हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, मैं जिस हम मौजूद हैं उसका भी अगर मैं दृश्य दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग ऊपर से देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी को हाथ हिला करके यहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं। पूरे तरीके से तैयारी जोर शोर से यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का रोड शो था उसको टक्कर देने के लिए, या ये कहें कि उससे भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने कमर कसी, जिसका नतीजा साफ तौर पर नजर आ रहा है। सड़क पर जहां तक नजर जाती है वहां तक नरेंद्र मोदी के समर्थक हजारों की तादाद में मौजूद हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके का समर्थन मिल रहा है नरेंद्र मोदी को? यहाँ से जीत गए हैं, यहाँ की सबकी हवा खराब हो चुकी है। नरेंद्र मोदी तो पूर्ण बहुमत से आएंगे एकदम। हम देख रहे थे अरविंद केजरीवाल का रोड शो भी इसी तरीके से था, तो भीड़ से कैसे अंदाजा लगता है कि समर्थन मिल रहा है? लोगों के यहाँ की जनता जो जागरूक हो गई कि मोदी को इस बार लाना है। मोदी को इस बार लाना है बनारस में, और वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर भी आ रहा है किस तरीके से हजारों
ये कचहरी में पहुंचे अमित शाह, आगे हम देख पा रहे हैं मीडिया लगातार वहां मौजूद है, कचहरी में पहुंच चुके हैं इस वक्त और प्रस्तावकों की मौजूदगी होती है कचहरी के भीतर, जहां पर चुनाव अधिकारी के सामने अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अगला उधर लीजिए, उधर से कैमरा है हमारा। इंतजार नरेंद्र मोदी का हो रहा है। उससे पहले वहां पर अमित शाह पहुंचे। पुलिस ने पूरे इलाके को जाहिर है कॉर्डन ऑफ पहले ही किया हुआ था, लेकिन किसी तरीके से कोई नियम कानून कुछ ना टूटे, चुनाव आयोग की नज़र भी इस पर रहती है। तो अब नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी से पहुंचे उसका इंतजार हो रहा है, वो इस गाड़ी से पहुंचे हैं जो अब आप देख पा रहे हैं, एम्बेसडर गाड़ी है, नरेंद्र मोदी की उसमें मौजूदगी है। मीडिया दौड़ रहा है उनके पीछे कि कुछ कहें, लेकिन नरेंद्र मोदी जाहिर तौर पर इस इलाके में आने के बाद, सामान्य तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद ही निकल कर कोई